डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11 के अगला जो पार्ट है हमारा पार्ट 2, वो जो है भौतिक जगत, जो हमने इससे पहले जो इसमें दो डिफिनेशंस अर्थात दो टॉपिक्स जो इसमें हमने पढ़े थे हम लोगों ने, उसमें जो है पहले जो हमने पढ़ा था कि विज्ञान और दूसरा जो टॉपिक था वो था भौतिक विज्ञान। अब देखिए पार्ट 2 शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे नए वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले क्या है इसमें, देखिए पहले हमने जो है दो टॉपिक बताए थे उसकी संक्षेप में थोड़ा व्याख्या करते हैं। पहले हमने बताया था विज्ञान, पहला जो हमने टॉपिक बताया था पहले दिन पहले पार्ट में, एक था विज्ञान और दूसरा था भौतिकी। भौतिकी अर्थात फिजिक्स के बारे में बताया गया था कि ये कहाँ से लिए गए हैं। ये दो टॉपिक बताए गए थे। तो विज्ञान के बारे में बताया गया था, विज्ञान शब्द का अभिप्राय जो है किसी विशेष ज्ञान से है, और विज्ञान शब्द जो है सिंटिया नामक जो है लैटिन शब्द से लिया गया था। इसका अर्थ होता है टू नो अर्थात जानना। भौतिकी में बताया गया था कि ये ग्रीक शब्द के फ्यूजिस नामक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, इसका जो फ्यूजिस का मतलब होता है वो नेचर अर्थात प्रकृति। तो ये पीछे वाले टॉपिक के बारे में ये डिस्कशन हो गया। अब आते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 2 में। पार्ट 2 में क्या है, देखिए सबसे पहले हम इसमें बताएंगे कि द्रव्य अर्थात मैटर के बारे में, दूसरा जो है वो ऊर्जा के बारे में। द्रव्य के बारे में जो है केमिस्ट्री में भी आपको बताया गया होगा, इससे पहले कक्षा 9 में कक्षा 10 में ये बताया गया होगा, लेकिन ये टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। तो द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए द्रव्य के बारे में क्या लिखा है कि प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान है जो स्थान घेरती है तथा जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, द्रव्य कहलाती है। तो द्रव्य में क्या बताया गया कि प्रत्येक वह वस्तु, और द्रव्य में यह बताया गया था कि द्रव्य के जो होते हैं वो 3 भागों में इसको बांटा जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो द्रव्य में 3 भागों में, और द्रव्य की अगर परिभाषा देंगे तो द्रव्य की परिभाषा किस प्रकार से कि प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान है जो स्थान घेरती है तथा जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, द्रव्य कहलाता है। अब देखिए इसमें क्या क्या एग्जाम्पल में भी लिखा है कि पत्थर, लोहा, सोना, वायु, जल इत्यादि। इस प्रकार से जो हमारे आसपास की सारी वस्तुएं हैं वो द्रव्य में आएंगी। जिस प्रकार से आप जो है ईंट होगा, पत्थर होगा, ये ठोस के रूप में जो है वो द्रव्य के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार जो है वायु है वो गैस में आएंगी। इसी प्रकार जो है जल है या कोई भी अगर लिक्विड है तो वो जो है उसका द्रव्य कहलाता है। तो इसमें जो है द्रव्य की यही परिभाषा दी गई कि प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान है जो स्थान घेरती है तथा जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, द्रव्य कहलाती है। तो ये एक टॉपिक हो गया है, बेसिक टॉपिक हो गया। इससे पहले भी ये पढ़ाया जा चुका है, तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब देखिए दूसरा जो टॉपिक आएगा वो ऊर्जा, अर्थात इसको इंग्लिश में जो बोला जाता है एनर्जी। ऊर्जा को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसकी कैसे परिभाषा दी जा सकती है। देखिए ऊर्जा के बारे में कहा जा सकता है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा क्या होती है, जो कार्य करने की क्षमता होगी वही जो है एनर्जी अर्थात ऊर्जा होगी। और एनर्जी जो है वो विभिन्न रूपों में पाई जाती है, विभिन्न इसके स्वरूप होते हैं। पहला जो है इसमें ये कहा जा सकता है कि ऊष्मा है, प्रकाश है, ध्वनि है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और इत्यादि प्रकार की ऊर्जाएं जो हैं वो ऊर्जा के स्वरूप हैं, ऊर्जा के भाग हैं। तो इसमें जो है ऊर्जा के बारे में जो है हम अगर इसकी परिभाषा देनी है तो ये कह सकते हैं किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होगी वो जो है उस वस्तु को ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कार्य जो होता है वो ऊर्जा के रूप में हमेशा संचित होता है। अभी जो आगे की कक्षाओं में आप जाएंगे तो उसमें जो कार्य निकलेगा वो सदैव लिखा जाता है इसमें कि जो कार्य होगा वो सदैव जो है ऊर्जा के रूप में संचित होता है, और परिभाषा के रूप में कार्य करने की जो क्षमता होगी वो ऊर्जा कहलाती है। अब देखिए
इसमें जो आता है आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण, आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण के बारे में इसमें बताया गया है। तो देखिए आइंस्टीन ने क्या बताया था, आइंस्टीन ने यह बताया था कि उन्होंने एक समीकरण दी, उन्होंने बताया कि जो ऊर्जा होता है वो द्रव्यमान गुणे निर्वात में प्रकाश की चाल के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पर एक चीज आ रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात हमने बता चुके हैं, पहले भी कक्षाओं में बताया है कि निर्वात एक ऐसा माध्यम होता है जहां पर कोई भी वायु और कोई भी धूल का कण नहीं होता है, वहां पर जो है निर्वात अर्थात वैक्यूम जो है वहां उत्पन्न होता है। और निर्वात में जो प्रकाश की चाल है इसके बारे में बताया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सदैव, प्रकाश की बात हो रही है, प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये यूनिवर्सल है, ये कभी नहीं बदलेगा कि अगर निर्वात में प्रकाश की चाल बताई जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए आइंस्टीन ने क्या बताया, आइंस्टीन ने अपनी ऊर्जा समीकरण में यह बताया है कि ऊर्जा जो होता है वो द्रव्यमान के हमेशा जो है अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि ये आपस में परस्पर आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, अर्थात द्रव्यमान जो होगा वो ऊर्जा पर निर्भर करेगा और ऊर्जा जो होगी वो द्रव्यमान पर निर्भर करेगी। ये चीज यहाँ पर समझने वाली है कि इससे पहले आइंस्टीन से पहले जो है ऊर्जा के बारे में ऐसा कथन किसी ने नहीं दिया था कि ऊर्जा जो है द्रव्यमान पर निर्भर कर सकती है और द्रव्यमान जो है ऊर्जा पर निर्भर कर सकता है। लेकिन उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि जो ऊर्जा होगी, कोई भी ऊर्जा है और ऊर्जा होगी वो उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, देखिए समझिए, यहाँ पर इसका अगर हम भौतिकी में निकालेंगे तो E जो है वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, M के, और E जो होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा c² के। अब देखिए यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकलता है, इसका मतलब ये होता है, ये अनुक्रमानुपाती निशान का, कि द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ेगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि प्रकाश का जो चाल होगा वो उसके वर्ग में जैसे जैसे बढ़ेगा वो उसकी जो है किसी भी वस्तु की ऊर्जा भी उतनी अधिक होगी। तो ये समझ लीजिए आइंस्टीन ने ये बताया है कि जो है ऊर्जा और द्रव्यमान जो है परस्पर एक दूसरे पर निर्भर कर सकते हैं, पहली चीज। अब देखिए, और उन्होंने समीकरण जो बताया है E = mc², ये ध्यान रखिएगा, E = mc², अर्थात ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे निर्वात में प्रकाश की चाल का वर्ग है। अब देखिए इसकी अगर एक परिभाषा दी गई तो क्या बताया गया है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उसकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, ये ऊर्जा और द्रव्यमान के टर्म में बताया गया। इससे पहले भी हमने एक परिभाषा बताई थी, ठीक है, जिसमें प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वो बताया गया था कि भौतिकी होती है। ये जो है ऊर्जा और द्रव्यमान के पदों में कैसे बताया गया है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान और उसकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। आज के जो 2 टॉपिक हैं कक्षा 11 के छात्रों के लिए, पार्ट 2 में हम द्रव्य और ऊर्जा का, ये दोनों 2 टॉपिक थे, ये हमने आपको बताया। इससे पहले जो है विज्ञान और भौतिकी के बारे में बताया था, इसका अध्ययन करें, इसको समझें। बाकी के जो लेक्चर हो गए वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।